हेलो स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, वेलकम टू द ब्रेन बॉक्स ट्यूटोरियल्स। आई एम योर टीचर प्रियंका। हम कर रहे थे सीबीएसई क्लास 10 के प्रैक्टिस पेपर जो सीबीएसई बोर्ड ने अपलोड किए हैं कुछ दिनों पहले ही। उनके मैथ्स के पेपर को हम सॉल्व कर रहे थे, वन बाय वन सारे सम सॉल्व करेंगे। हमने कर लिया सम नंबर 10 तक, अभी करते हैं नेक्स्ट सम से। तो सम नंबर 11 लिखा हुआ है, साइन ऑफ एन एंगल इन अ राइट ट्रायंगल इज 4/5। विच ऑफ दीज कुड बी द मेजर्स ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। एक राइट ट्रायंगल का साइन वाला एंगल 4/5 है। कहने का मतलब अगर मैं ये एक राइट ट्रायंगल बनाऊं तो साइन इज मतलब साइन थीटा इज 4/5। साइन होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज P/H। इस केस में अगर यहाँ 90 डिग्री है और ये साइन थीटा की वैल्यू है, थीटा ये है, तो P/H इज 4/5, परपेंडिकुलर इज दिस 4, हाइपोटेन्यूज इज दिस 5। ठीक है, ये 4/5 दिया हुआ है। अब बोल रहा है बाकी सारे के मेजर्स, विच ऑफ दोज कुड बी द मेजर्स ऑफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल। तो इसके लिए हम सबसे पहले तो ये चेक कर लेते हैं कि ABCD जो दिया है उसमें से कोई ऐसा तो नहीं है कि वो राइट ट्राइंगल ही नहीं बने, क्योंकि राइट ट्राइंगल एक पाइथागोरस थ्योरम भी तो यूज़ करता है ना, दैट P² + B² इज इक्वल टू H²। अगर ये नहीं होगा तो राइट ट्रायंगल ही नहीं बनेगा। वो केस है क्या? तो देखो, पहला है 4, 5 और 9, मतलब 4² + 5² क्या इज इक्वल टू 9² होता है। 9² इज 81, 4² इज 16, 5² इज 25। तो नहीं, ये तो नहीं होता। 41 इज ऑब्वियसली नॉट इक्वल टू 81, तो ऑप्शन ए तो ऐसे ही गया। ऑप्शन बी 4, 5 √41। हम ऐसा ही देखते हैं, इसको भी हम पाइथागोरस थ्योरम से ही करते हैं। 4² + 5² तो अभी हमने देखा कितना हो रहा था, 41, और इसको h निकालो तो √41 हो रहा है। तो हाँ, ये ऑप्शन हो सकता है। देखो, ये करेक्ट ऑप्शन हो सकता है, लेकिन हम अभी आगे भी बढ़ते हैं, C और D भी देख लेते हैं। C में लिखा हुआ है 6, 8 और 10, उसको भी देख लो। P² + B² क्या इज इक्वल टू H² हो रहा है। 6² 36, 8 का स्क्वायर 64, 10 का स्क्वायर 100। तो ये भी ऑप्शन तो करेक्ट हो रहा है। बी ऑप्शन भी करेक्ट लग रहा है, सी ऑप्शन भी करेक्ट लग रहा है। डी ऑप्शन 8 और 10 का स्क्वायर 4√41 होता है क्या? देखो, 8 का स्क्वायर 64, 10 का स्क्वायर 100, तो 100 और 64 हुआ 164। और ये क्या 4√41 होता है? 164 का रूट करें तो 164 का रूट होता है 2 × 2 × 41, यानी कि 2√41 होता है। तो ऑब्वियसली डी ऑप्शन भी रॉन्ग है। तो अब हमारे पास कंफ्यूजन क्या है, बी और सी दोनों ही पाइथागोरस थ्योरम से तो करेक्ट हो रहे हैं। तो अगर पाइथागोरस थ्योरम से करेक्ट हो रहे हैं तो इनमें से ऑप्शन तो एक ही राइट हो सकता है। तो अब हम देखते हैं कि इन दोनों में से कौन साइन थीटा इज इक्वल टू 4/5 को वैलिडेट करता है, करेक्ट करता है। तो ऑप्शन नंबर बी देखो, एक है 4, एक है 5, एक है √41। ठीक है, एक एक करके देखते हैं। साइन थीटा P/H है। H तो हमको पता है सबसे बड़ी साइड होती है, वो तो √41 नीचे होगी। और P अगर 4 लेते हो तो 4 और √41 इज नॉट 4/5, और अगर 5 लेते हो तो 5 √41 इज ऑल्सो नॉट 4/5। तो ये तो रॉन्ग हो गया। अब देखते हैं इसका नंबर सी का, 6, 8 और 10 P/H। तो P/H में H तो चलो सबसे बड़ी साइड 10 ले लें। अब ये 6/10 भी हो सकता है, 8/10 भी हो सकता है, हमको नहीं पता P कौन सा है। तो P को अगर 6/10 लेते हो तो 2 3 = 6, 3/5 हो रहा है, ये तो नहीं हो रहा। 8/10 लेते हैं तो 2 4 = 8, 2 5 = 10, यहाँ 4/5 साइन की वैल्यू आ रही है 8/10 करने से। मतलब 6 बेस है, 8 परपेंडिकुलर है और 10 हाइपोटेन्यूज है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन होगा। देखो, इतना कंफ्यूजिंग कर दिया सम को, क्योंकि अगर कोई ऐसे दिमाग लगाए तो उसको तो लगेगा फर्स्ट बी ऑप्शन उसने देखा, अरे हाँ करेक्ट हो गया, इसको टिक मार्क कर दिया, सी की तरफ देखोगे भी नहीं क्योंकि टाइम कम रहता है। बट देखो, जहाँ हम 4/5 वाली चीज़ भी देखनी ज़रूरी है, इसीलिए ये पार्ट भी दिया हुआ था। चलो करते हैं नेक्स्ट, करते हैं सम नंबर 12। लिखा है, द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ सेट ऑफ स्टूडेंट्स इन एन एग्जाम आर रिकॉर्डेड इन अ ग्रुप्ड frequency table. The maximum number of students are found to be in the range of 70 to 80 marks.
70 to 80 वाले में मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैं, मतलब कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है। इसका मतलब 70 to 80 जो है ये क्या है, ये मॉडल क्लास है, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है। अभी बोल रहा है कि if the number of students in the ranges before and after 70 to 80 range are equal, which of the following is the mode of the data? अगर 70 to 80 के पहले वाली क्लास यानी कि 60 to 70 वाला और इसके बाद वाली क्लास यानी 80 to 90 वाले में फ्रीक्वेंसी बराबर ही है, मान लो दोनों की फ्रीक्वेंसी f ही है, ठीक है, और इसकी तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा, ये तो हमको मालूम ही है, ठीक है। तो बताओ इसका मोड क्या होगा। अभी मोड कैसे निकालें, चलो ट्राई करते हैं, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और कुछ दिया हुआ नहीं है, फिर भी आ सकता है क्या। तो हम मोड का फॉर्मूला लिखते हैं, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाइड बाई क्लास हाइट h। इसमें फ्रीक्वेंसी F1 मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, F0 मतलब मॉडल क्लास के पहले वाले क्लास की फ्रीक्वेंसी, F2 मतलब मॉडल वाले क्लास के बाद वाले क्लास की फ्रीक्वेंसी। तो मोड लोअर क्लास लिमिट ऑफ मॉडल क्लास 70 है, प्लस F1 हमको मालूम नहीं, F0 भी हमको चलो मालूम है, F है तो F लिख देते हैं, 2F1 हमको मालूम ही नहीं है, 2 टाइम्स F1, F0 F2 दोनों बराबर ही है, दोनों ही F है, तो ये भी F है ये भी F है, मतलब माइनस 2F लिख दें, इंटू क्लास हाइट 10 की है, 70 to 80 माइनस करो, 10 का हाइट चल रहा है ना, इज इक्वल टू 70 प्लस F1 माइनस F अपॉन, यहाँ 2 कॉमन जाता है, F1 माइनस F मल्टीप्लाइड बाई 10। हाँ तो F1 माइनस F कैंसिल हो गया, 70 प्लस हाफ इंटू 10 आ गई वैल्यू, 2 5 या 10, तो 75 वैल्यू तो आ गई मोड की, 75 यहाँ दिया हुआ भी है नंबर बी, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन इन दिस। और अगर फ्रीक्वेंसी ये दोनों क्लासेस पहले और बाद वाली अलग अलग होती तो हम ऐसे नहीं निकाल पाते, वो तो एक थी इसलिए कैंसिल हो गया तो वैल्यू आ गई। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट इसका इन्फॉर्मेशन था कि दोनों की इधर और इधर की फ्रीक्वेंसी जो थी वो सेम थी, तभी हम ऐसे निकाल पाए। करते हैं सम नंबर 13। लिखा है इन द फिगर बिलो, जो मैंने फिगर यहाँ पे भी बना दिया, लिखा है अ यूनिट स्क्वायर ROST रोस्ट इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कुलर सेक्टर विथ सेंटर O। ये एक यूनिट स्क्वायर है, यानी कि इस स्क्वायर के जो लेंथ है वो 1 1 है, 1 यूनिट कुछ भी है, तो 1 यूनिट 1 यूनिट 1 यूनिट 1 यूनिट। अच्छा, अभी बोल रहा है कि ये सेक्टर के अंदर है। अलॉन्ग विद द अबव इंफॉर्मेशन विच ऑफ दीज इज सफिशिएंट टू फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर POQ। POQ सेक्टर का एरिया अगर निकालना हो, इनफैक्ट किसी भी सेक्टर का एरिया हमको निकालना हो, तो हमको ये एंगल पता होना चाहिए थीटा, और रेडियस मालूम होना चाहिए, क्योंकि फॉर्मूला है थीटा अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई पाई r स्क्वायर। तो हमको ये दो इन्फॉर्मेशन चाहिए, एक तो ये एंगल कितना है एंगल O कितना है, मतलब थीटा कितना है, और दूसरा रेडियस कितना है, मतलब OP या OQ कुछ भी एक तो पता होना चाहिए ना। ये दो चाहिए हमको। क्या दिया हुआ है इन्फॉर्मेशन में? पहला दिया हुआ है कि एरिया ऑफ स्क्वायर हमको मालूम होना चाहिए। एरिया ऑफ स्क्वायर मालूम होगा तो उससे क्या पता चल जाएगा? उससे कुछ नहीं पता चलेगा, क्योंकि साइड तो हमको ऐसे ही मालूम है, एरिया तो हम ऐसे ही निकालेंगे, तो ये इन्फॉर्मेशन तो नहीं चाहिए। रेडियस ऑफ द सेक्टर POQ पता हो, रेडियस तो चाहिए हमको, लेकिन सिर्फ रेडियस सफिशिएंट नहीं है, रेडियस होने से भी थीटा नहीं मालूम रहेगा तो एरिया कैसे निकालेंगे? तो एंगल तो हमको चाहिए, तो इसलिए बी खाली भी तो सफिशिएंट नहीं है। नंबर सी दिया हुआ है आर्क लेंथ PQ। ये PQ के आर्क, जो PQ आर्क है उसका लेंथ चाहिए। PQ आर्क जो है उसका फॉर्मूला है थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई r। अगर हमको ये वैल्यू दी हुई रहे तो हम निकाल सकते हैं। कैसे? समझ लो PQ जो है कुछ भी दिया हुआ है, 14 15 13 कुछ भी दिया हुआ है, तो अब तुम बोलोगे कि कैसे निकलेगा? थीटा भी निकालना है, आर भी निकालना है, दो वैल्यू कैसे निकलेगी? आर या थीटा कुछ तो पहले चाहिए। आर रेडियस जो है ये हम पहले निकाल सकते हैं ऑलरेडी खुद ही। कैसे? देखो, हमको दिया हुआ है ये यूनिट स्क्वायर है। अगर ये यूनिट स्क्वायर है यानी इनकी जो लेंथ है स्क्वायर के, साइड की लेंथ 1 1 है,
तो इससे हम ये इसका डायगोनल पता कर सकते हैं। डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर का फॉर्मूला है √2 इंटू ए, मतलब √2 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज़ √2। तो √2 तो डायगोनल आ गया OT, और OT और क्या, OT रेडियस ही तो है, ध्यान से देखो सेंटर से जा रहा है सरकमफेरेंस की तरफ, तो रेडियस तो हमने खुद ही निकाल दिया, √2 है, तो रेडियस तो हमको मालूम ही रहेगा और हमको आर्क की लेंथ मालूम रहेगी, तो अब हम थीटा निकालेंगे। तो हाँ, ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है कि हमको आर्क की लेंथ मालूम हो तो हम बाकी का पार्ट खुद निकालेंगे, एंड दैट इज सफिशिएंट। तो अभी तक हमने 13 सम्स कर लिए। अभी तक कोई सीधा सीधा सम तो नहीं दिखा हमको, हर चीज़ लॉजिकल था, कॉन्सेप्ट बेस्ड थे। तो कॉन्सेप्ट बेस्ड ऐसा लग रहा है कि ये प्रैक्टिस पेपर स्पेशली कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए बनाया गया है कि इनको सम को सॉल्व करो, जिससे तुम्हारे अगर पेपर में बोर्ड में कोई भी कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आता है तो तुम वहाँ चूक ना करो। तो ये बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है और इसको तो पेपर को सॉल्व करना ही चाहिए। और फिर से मैं बोल रही हूँ, दिमाग में ये कभी मत रखना कि ऐसा ही पेपर आ जाएगा, एक तरीके के सम्स कभी नहीं आते हैं, सारे ही कॉन्सेप्ट बेस्ड ही आते जा रहे हैं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं। 2 या 3 सम्स इस तरीके के हो सकते हैं, हो सकता है एक ही दे दे, ठीक है, बट कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, इसलिए इन प्रैक्टिस पेपर को सॉल्व कर लो। अभी करते हैं सम नंबर 14। नाउ सम नंबर 14 में लिखा हुआ है फिबोनाची सीक्वेंस is a pattern in which each number is obtained by adding the previous 2 numbers. प्रीवियस 2 नंबर्स को ऐड कर दो तो नेक्स्ट नंबर मिल जाएगा, फिर प्रीवियस 2 को ऐड करो तो नेक्स्ट नंबर मिल जाएगा। ऐसे सीक्वेंस को फिबोनाची सीक्वेंस कहते हैं। ये अलग ही दे दिया कुछ। अच्छा, लिखा हुआ है एक्सेप्ट द फर्स्ट 2 नंबर्स, क्योंकि ऑब्वियसली फर्स्ट 2 नंबर्स के पीछे कोई 2 नंबर है ही नहीं, तो उनको छोड़ के बाकी सबको। तो लिखा हुआ है द पैटर्न इज 0 1 1 2 3 5 8 13। देखते हैं 0 1 1 2 3 5 8 13 एंड सो ऑन। पहले के 2 नंबर छोड़ दो और इसको देखो 1 कैसे आया 0 + 1 करने पे, 2 कैसे आया लास्ट के 2 यानी कि 1 और 1 को ऐड किया तो, 3 कैसे आया लास्ट के 2 1 और 2 को ऐड किया तो, 5 कैसे आया लास्ट के इसके 2 3 और 2 को ऐड किया तो सारे ऐसे ही आ रहे हैं। तो यस, दिस इज फिबोनाची सीक्वेंस। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या दिया देखते हैं। लिखा हुआ है शोन बिलो इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फर्स्ट फ्यू टर्म्स ऑफ फिबोनाची सीक्वेंस इन अ यूनिट ग्रिड स्क्वायर। देखो एक ग्राफ पेपर जैसे ग्रिड दिए हुए हैं, तो बोल रहा है जो बीच बीच के जो स्क्वायर है ना वो सारे यूनिट है, मतलब 1 यूनिट का उसका लेंथ मानो और ब्रेथ मानो, 1 लेंथ 1 ब्रेथ। तो ये दिया हुआ है हमको बोल रहा है कि यूनिट किसका, द टर्म्स रिप्रेजेंट द साइड लेंथ ऑफ द स्क्वायर, वही कि 1 यूनिट है यानी 1 सेंटीमीटर साइड को मान लो, इस तरीके से जो लिखा हुआ है वैसे ही साइड का लेंथ मान लेना। और उसके बाद में बोल रहा है व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द शेडेड सेक्टर, शेडेड सेक्टर का एरिया निकालो। देखो एक चीज़ तो क्लियर हो रहा है कि ये जो शेडेड पोर्शन है सेक्टर का, ये शेडेड पोर्शन एक वो है क्या बोलते हैं क्वाड्रेंट है। क्यों क्वाड्रेंट है, क्योंकि देखो एक रेडियस बिल्कुल 90 डिग्री पे स्ट्रेट है ना, 90 डिग्री पे एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो ये तो मतलब सेक्टर जो है वो तो 90 डिग्री है, तो सेक्टर वाले फॉर्मूला से निकालो, या क्वाड्रेंट का अगर फॉर्मूला पता है क्वार्टर सर्कल का तो उससे भी निकाल सकते हो। तो क्वार्टर सर्कल का या क्वाड्रेंट का एरिया क्या है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इज इक्वल टू 1/4 πr² है। या फिर अगर तुमको सेक्टर से बनाना है तो तुम ऐसे कर दो 90 डिग्री अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई πr²। तो 90 अपॉन 360 1/4 ही तो होता है। आइए यहाँ पे हम ओके। अब एरिया ऑफ सेक्टर के लिए चलो 1/4 पाई को पाई रखो, क्योंकि यहाँ के आंसर जो 4 दिए हैं सब ऑप्शन में पाई है। रेडियस का स्क्वायर चाहिए, तो ये रेडियस कैसे निकालें, देखो उसको हम इस फिगर को ध्यान से देखो, मैं यहाँ नहीं बना रही तो इस फिगर को यहीं देखो तुम स्क्रीन पे। शुरू के जो फिबोनाची सीक्वेंस है ना उसी को दिया है कि देखो 1 यूनिट वाला जो स्क्वायर है लिखा हुआ भी है 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब इसके चारों साइड जो है ये 1 यूनिट के हैं। नीचे जो स्क्वायर है वो भी 1 यूनिट का है। उन दोनों को ऐड करके जो दूसरा बना वो 2 जहाँ लिखा हुआ है वो एक ऐसा स्क्वायर है जिसके लेंथ जो हैं वो सारे 2 यूनिट्स हैं। फिर नीचे
2 के नीचे 3 लिखा हुआ है, यानी ये जो बड़ा स्क्वायर है 3 यूनिट्स वाला स्क्वायर है, ये कैसे बना, पहले वाला 2 और उसके पहले वाले 1 को ऐड करके 3 बना है, तो ये 3 यूनिट के लेंथ वाला स्क्वायर है। फिर ये 3 और इससे पहले वाले 2 को ऐड किया तो 5 बना। तो देखो नेक्स्ट जो इधर लेफ्ट साइड में जो स्क्वायर बन रहा है, जो थोड़ा सा आर के बाहर भी जाएगा, स्क्वायर को देखो तो 5 यूनिट्स वाला है, यानी 5 इसके लेंथ मतलब 5 लेंथ का ये स्क्वायर है। तो नेक्स्ट जो सेक्टर बनेगा जो शेडेड वाला है, वो जिस स्क्वायर के अंदर में है वो स्क्वायर का फिर क्या होना चाहिए, यूनिट लेंथ जो है वो 5 और उससे पहले वाला 3, 5 + 3 8 होना चाहिए। तो हमको उस स्क्वायर का साइड मिल गया जिसके अंदर वो सेक्टर है, वो 8 यूनिट्स वाला स्क्वायर है। और अगर ध्यान से देखो तो उस स्क्वायर का जो साइड है वो ही तो सेक्टर का रेडियस है, तो हमको रेडियस मिल गया 8। तो आर का स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर, 4 2 8, 8 2 16, 16 पाई जो है स्क्वायर यूनिट्स, ये हमारा आंसर होगा सेक्टर ऑफ द एरिया ऑफ द सेक्टर का। 16 पाई हाँ लिखा हुआ है स्क्वायर यूनिट्स, ऑप्शन नंबर बी है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके, अब करते हैं सम नंबर 15। लिखा है शोन बिलो इज अ सॉलिड मेड बाय जॉइनिंग अ राइट सर्कुलर सिलेंडर एंड अ हेमिस्फेयर ऑफ इक्वल रेडियस r सेंटीमीटर। मैंने भी वही चीज़ यहाँ बना दिया, ये सिलेंडर है, इसके ऊपर हेमिस्फेयर है, दोनों का रेडियस सेम है r। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, यानी कि टोटल सरफेस एरिया यानी कि इसका प्लस इसका, इज इक्वल टू द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर विथ ट्वाइस द रेडियस ऑफ दिस सॉलिड। अब इस चीज़ को पहले चेक करते हैं। लिखा है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, तो इस सॉलिड का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, तो देखो सिलेंडर का एक तो मुझे चाहिए कर्व्ड सरफेस एरिया, दूसरा नीचे का चाहिए πr², ऊपर वाला πr² नहीं चाहिए क्योंकि हेमिस्फेयर आ गया, तो हेमिस्फेयर का कर्व्ड सरफेस एरिया यानी कि 2πr², यानी ओवरऑल देखो तो 2πrh + 3πr² जो है ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर विथ ट्वाइस द रेडियस ऑफ द सॉलिड। ट्वाइस द रेडियस मतलब 2r, अगर उसका रेडियस हुआ तो सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर क्या होता है 4πr², तो 4πr² मतलब यहाँ r की जगह 2r लिखते हैं, 2r का होल स्क्वायर, तो 2πrh + 3πr² इज इक्वल टू 4π, 2r का होल स्क्वायर करो तो 2 2 = 4, तो ये 4 4 = 16 हो गया, 16πr²। तो 2πrh इज इक्वल टू 16 - 3 करते हैं 13πr², पाई कट भी सकता है या उधर ले जाते हैं, चलो h इज इक्वल टू 13πr² डिवाइडेड बाई 2πr, पाई कट गया, एक r कट गया, एक r बचा, तो h इज इक्वल टू 13/2r आया है हाइट। यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाइट ऑफ द सिलेंडर, 6.5r, 13/2 का मतलब 6.5r ही होता है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी 6.5r इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ये भी बहुत ही ट्रिकी सम्स है, इसमें कन्फ्यूजन यहाँ हो जाता है बच्चों को, सरफेस एरिया लेने जाते हो तुम लोग और कितनी बार ये गलती करते हो कि अच्छा ये दो चीज़ें हैं, दोनों का टोटल सरफेस ले लो। ऐसे इमेजिन करो क्या ये सरफेस दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे ऊपर ये सरफेस थोड़ी ना है। अगर मैं तुमको पेंट करने बोलूँ, एक सिलेंडर के ऊपर एक हेमिस्फेयर है, ठीक है, तो वो अंदर में अगर खड़े हो इसके तो तुमको रूफ कैसा दिखेगा, ऐसा ना, ऐसे थोड़ी ना दिखेगा, एक सर्कल है बीच में, एक तो कोई सर्कल लगा दिया, ऐसा नहीं होता ना। तो सरफेस एरिया जब भी समझो ऐसे समझो कि मेरे को ये फिगर दिया और कोई बोले अगर मुझे इसमें पेंट करना है अंदर बाहर से, तो मैं कहाँ कहाँ पेंट करूँगा, जहाँ जहाँ पेंट करोगे वहाँ वहाँ का एरिया निकालो। तो पेंट तुम जो सरफेस दिखेगा उसी पे करोगे, यहाँ करोगे, चारों तरफ करोगे, ऊपर गोल घूमे हुए में करोगे, लेकिन बीच में ये सर्कल कोई दिखाई थोड़ा ना दे रहा है हवा में, तो हवा में थोड़ा ना करोगे पेंट, तो अब वैसे ये वाला पोर्शन नहीं रहेगा। इसके लिए हम एरिया जो है टोटल सॉलिड का इस तरीके से लेते हैं, तो हमेशा ऐसे इमेजिन किया करो।
क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू द गिवन एक्सप्रेशन। तो ये वो ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी जैसा है, हम इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं ABCD में से क्या आता है। देख के तो ये पहला सम है जो बहुत इजी लग रहा है। हम क्या करते हैं, सबको साइन कॉस में बदल देते हैं। कॉट थीटा जो है वो कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा करो, सेक स्क्वायर थीटा को 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा कर देते हैं, मल्टीप्लाइड बाई कॉसिक थीटा को 1 अपॉन साइन थीटा कर देते हैं। अब या तो ये नीचे वालों को नीचे लेकर के आओ, इसको ऊपर लेके जाओ समझने के लिए, या फिर ऐसे ही समझ सकते हो, ये साइन थीटा कट गया तो, और ये कॉस थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा भी कट रहा है, एक कॉस थीटा बच रहा है यहाँ पे। तो ओवरऑल हमारे पास बचा 1 अपॉन कॉस थीटा, इसका मतलब होता है सेक थीटा। तो क्या सेक थीटा? यस, ऑप्शन नंबर ए जो है वो सेक थीटा ही लिखा था, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। ये इजी था। ओके, सम नंबर 17 करते हैं। लिखा है हाइट्स ऑफ प्लांट्स इन दीप्ति's गार्डन आर रिकॉर्डेड इन द टेबल गिवन बिलो। द मीडियन प्लांट हाइट इज़ 55। मीडियन ऑलरेडी दिया हुआ है, एक टेबल है, क्लास इंटरवल दिए हुए हैं, नंबर ऑफ प्लांट्स यानी फ्रीक्वेंसी दी हुई है। हमको बोलना है ये एक्स की वैल्यू निकालो। तो हमने ये टेबल ऑलरेडी बना दिया। देखो ये क्लास इंटरवल, ये फ्रीक्वेंसी, हमको मीडियन दिया हुआ है 55 और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पहले निकाल लेते हैं। तो 2x, ये 2x प्लस 4, ये 2x प्लस 4 प्लस 4x मतलब 6x प्लस 4, 6x प्लस 4 प्लस 8 मतलब 6x प्लस 12, और 6x प्लस 12 में 4 ऐड करो तो 6x प्लस 16। तो हमारा जो n है ये आया है 6x प्लस 16 आया है। ओके, अब हमको मीडियन का फॉर्मूला ये आता है, L मतलब लोअर क्लास लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास प्लस n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास ऑफ द मीडियन क्लास अपॉन f मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास इनटू हाइट ऑफ द मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास बार बार आ रहा है, तो मीडियन क्लास पहले पता करें। n 6x प्लस 16 है तो n/2 कितना हुआ, देखो यहाँ करते हैं। n/2 का मतलब हो गया 6x प्लस 16 डिवाइडेड बाई 2, मतलब कि 3x प्लस 8। तो ऐसे तो नहीं समझ में आ रहा, बट हाँ, अरे हमको इतना क्यों करने की जरूरत है। देखो मीडियन तो दिया हुआ है ना, यहाँ पे मीडियन 55 है, तो मीडियन 55 है यानी ऑब्वियस है 40 to 60 वाले पार्ट में है। देखो ये कन्फ्यूजन ही नहीं रखना, x से नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। 40 से 60 के बीच में ही तो 55 होता है, तो 55 दिया हुआ है यानी कि ये मीडियन क्लास है। तो अब लोअर क्लास लिमिट ऑफ मीडियन क्लास इज 40 प्लस n/2 कितना होता है, n/2 होता है 3x प्लस 8, वो हमने यहाँ निकाल के देख लिया। तो 3x प्लस 8 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास यानी कि 2x प्लस 4। अब देखो माइनस है और 2x प्लस 4 लिखना है, तो मैं अगर ब्रैकेट खोल दूँ तो -2x -4 हो जाता है ना, अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास 4x मल्टीप्लाई बाई हाइट 40 to 60 यानी 20 का है ना। अब मीडियन कितना है 55, ये भी दिया हुआ। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो मैं इधर सॉल्व करती हूँ। 55, ये 40 को इधर ले जाओ, 55 माइनस 40 हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ हुआ 3x माइनस 2x 1x और 8 माइनस 4 4, तो x माइनस 4 अपॉन 4x मल्टीप्लाई बाई 20। 15 ये मल्टीप्लाई इधर आ गया, डिवाइड x माइनस 4 अपॉन 4x, 3 अपॉन 4 हुआ, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 4x इंटू 3 12x इज इक्वल टू 4x माइनस 16, 4x भी इधर आ जाएगा, 8x इज इक्वल टू माइनस 16। तो x इज इक्वल टू माइनस 16 अपॉन 8 यानी कि x इज इक्वल टू -2 आया। क्या वैल्यू x की माइनस में है? x की वैल्यू -2 तो नहीं है, लेकिन 2 है। तो मैं एक बार अपना कैलकुलेशन फिर से चेक करती हूँ, कहाँ कहीं मैं रॉन्ग कर रही हूँ ज़रूर। ओ हाँ, यहाँ मैंने रॉन्ग कर दिया। 3x माइनस 2x x होता है और 8 माइनस 4 प्लस 4 होगा, तो ये +4 है, ये +16 है, तो ये आंसर x इज इक्वल टू 2 आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, करते हैं सम नंबर 18। लिखा है अ बोल कंटेन्स 3 रेड एंड 2 ब्लू मार्बल्स, रूही वॉन्ट्स टू पिक अ रेड मार्बल। 3 रेड मार्बल्स हैं,
2 ब्लू मार्बल्स हैं, यानी कि टोटल में 5 मार्बल्स हैं। रूही को रेड बॉल पिक करना है, मतलब फ़िलहाल प्रोबेबिलिटी रेड बॉल की है 3/5। इसको अगर मैं पॉइंट में करूँ तो 0.6 की प्रोबेबिलिटी है। अब बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस कुड शी मेक सो दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग अ रेड मार्बल इज ग्रेटर देन इट वाज बिफोर। ऐसा क्या करे कि प्रोबेबिलिटी 0.6 से बढ़ जाए। पहला बोल रहा है रेड मार्बल ऐड करे, दूसरा बोल रहा है रिमूविंग अ ब्लू मार्बल रिमूव कर दे, और थर्ड बोल रहा है एडिंग 1 रेड एंड 1 ब्लू, दोनों एक एक ऐड कर दो। तो हम एक एक करते हैं। पहले बोल रहे हैं एडिंग अ रेड मार्बल। अगर एक रेड मार्बल को ऐड कर दो तो फर्स्ट केस नंबर 1, हमारे पास 4 रेड और 2 ब्लू रह जाते हैं। इसका मतलब टोटल में 6 हो जाते हैं। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी रेड की 4/6 यानी 2/3, यानी हो गया 0.6, 6 जाएगा तो 0.67, तो हाँ बढ़ गया है। तो रेड बॉल ऐड करने से प्रोबेबिलिटी पहले से बढ़ती तो है। ये 0.6 है, मतलब 0.60 था, अभी 0.67 हो गया। केस 2 बोल रहा है अगर एक ब्लू बॉल रिमूव कर दो, तो ये था ना 3 रेड है एज इट इज़ रहने दो, 1 ब्लू रख दो अब, तो टोटल में 4 हो गए। अभी प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड होगा 3/4, इसका मतलब 0.75, हाँ ऐसे भी बढ़ गया। तो 1 से भी बढ़ रहा है प्रोबेबिलिटी, 2 से भी बढ़ रहा है। 3 बोल रहा है एडिंग 1 रेड एंड 1 ब्लू, एक रेड और एक ब्लू, यानी कि 3 रेड में को 4 रेड कर दो, यहाँ कर देती हूँ 4 रेड, और 2 ब्लू को 3 ब्लू कर दो, 7 हो गए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड क्या हुआ 4/7, इसका मतलब 0.5555 जाता रहेगा 0.56, ये तो कम हो गया। तो थर्ड केस तो नहीं है, पर केस 1 और केस 2 दोनों ही बढ़ा रहे हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी होगा, लिखा हुआ है ओनली 1 and 2। तो ओनली 1 and 2 से हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि बढ़ रहा है। सम नंबर 19 लिखा है 2 स्टेटमेंट्स आर गिवन बिलो, वन लेबल्ड assertion A and the other labeled reason R. Read the statements carefully and choose the option that correctly describes statements A and R. assertion में लिखा है 2 is a prime number, वो करेक्ट है, assertion तो करेक्ट है, 2 is a prime number. रीज़न दिया है क्यों प्राइम नंबर है, रीज़न दिया है the square of an irrational number is always a prime number. क्या ये रीज़न करेक्ट है? बोल रहा है किसी भी इरैशनल नंबर का स्क्वायर करोगे तो एक प्राइम नंबर बनेगा। इस केस में तो ठीक है, कोई और इरैशनल नंबर लेते हैं। √6 इरैशनल है, उसका स्क्वायर करे तो 6 आ गया, बट 6 तो प्राइम नंबर नहीं है। तो इसका मतलब हर केस में तो सही नहीं होता। तो ये रीज़न तो रॉन्ग है, हालांकि असर्शन करेक्ट है। तो इसमें हमारा होगा नंबर सी, दैट ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। अब आते हैं नंबर 20 में, इसी तरीके का असर्शन रीज़न है। इस बार असर्शन में दिया हुआ है द ओरिजिन इज़ द ओनली पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2,3 एंड -2, -3। ओरिजिन, अच्छा मैं इसको रिमूव करती हूँ। ये ग्राफ का बनाया हमने, कोऑर्डिनेट एक्सेस बना दिए। ये रहा ओरिजिन, 2,3 कहीं इधर आता है, और -2 -3 जस्ट ऑपोजिट है, इधर आता है। समझ लो ये पॉइंट ए है, ये ओरिजिन का ओ है, और ये बी है। तो बोल रहा है पहला असर्शन दिया कि ओरिजिन एक ओनली पॉइंट है विच इज़ इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस एंड दिस, ए एंड बी से इक्विडिस्टेंट है, यानी ओ ए इज इक्वल टू ओ बी होगा। तो हाँ ये तो होगा, बिकॉज देखो हम लोग ओ जो है ये मिड पॉइंट होता है ए और बी का, तो ये तो करेक्ट है। ए बी का मिड पॉइंट है, ओ से ए की दूरी जितनी है उतनी ही पीछे की तरफ है, तो बराबर तो है, इक्विडिस्टेंट तो है। और रीज़न दिया हुआ है द ओरिजिन इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन, यस करेक्ट है, ओरिजिन इज़ द मिड पॉइंट। हम निकाल भी सकते हैं ओरिजिन मिड पॉइंट का फॉर्मूला निकालो, x1 + x2/2 मतलब कि 0,
y1 प्लस y2 अपॉन 2, ये भी 0, तो 0,0 ऑरिजिन इज द मिड पॉइंट, तो रीज़न भी करेक्ट है। बट यहाँ पे दिया हुआ है असर्शन कि ओरिजिन इज द ओनली पॉइंट इक्विडिस्टेंट, सिर्फ एक ओरिजिन ही होगा जो ए और बी से बराबर दूरी पे होगा। क्या ये सही है? कोई और तरीके से तुम कुछ पॉइंट दे सकते हो जो ए और बी से बराबर दूरी पे हो? तो हो सकता है कोई पॉइंट है, समझ लो यहाँ है टी, यह टी से बी की दूरी और टी से ए की दूरी बराबर नहीं हो सकती क्या? ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हो, अगर टी ए और टी बी बराबर होगा तो टी बी तो एक ऐसा पॉइंट है जिसका दूरी ए से और बी से बराबर है। हो सकता है यहाँ एक पॉइंट हो आर, और आर की दूरी बी से और आर की दूरी ए से इक्वल हो, तो हमको तो 2 पॉइंट और मिल गए। तो ये ओनली पॉइंट तो नहीं है, ये करेक्ट है कि ये इक्विडिस्टेंट है बट नॉट ओनली द ओनली पॉइंट, तो इसका मतलब ए रॉन्ग हो गया और आर करेक्ट है। तो ए फॉल्स है, ये सिर्फ और सिर्फ ए की ऑप्शन है, दैट इज़ डी, तो फिर डी ऑप्शन ही होगा, दैट ए इज़ फॉल्स एंड आर इज़ ट्रू। ओके, सो ये हमारा यहाँ ख़त्म कर दिया हमने सेक्शन ए। सेक्शन बी के भी सॉल्यूशन फटाफट से लेकर के आऊँगी, सॉल्यूशन को भी हम साथ में करेंगे। अगर तुम पहले कर सकते हो तो पहले सॉल्यूशन करो और फिर जैसे मैं सॉल्व कर रही हूँ चेक कर लो, टैली कर लो कि तुम्हारे भी यही आंसर्स आ रहे हैं क्या, या पैटर्न ऐसा ही सॉल्व कर रहे हो क्या। ओके, सो डोंट वरी, कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, बहुत अच्छे होंगे एग्ज़ाम। जितना प्रैक्टिस करोगे अच्छे से बिना डरे उतना ही बढ़िया एग्ज़ाम होगा। इनफैक्ट 100 आउट ऑफ 100 भी ला सकते हो, ये कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत जन लाइव में भी हैं, पहले तुम लोग भी जानते हो, तुम लोग भी ला सकते हो। ओके, सो अगर ये सॉल्यूशन समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। बाय बाय, जय हिंद।